अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं हुआ भाई। तो आज हम इसके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया टीवी सलाम इंडिया पीएम मोदी स्पीच। तो भाई साहब आपकी अदालत में फिर इकट्ठे हुए हैं, पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखते हुए वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। देखिए, सरकारें तो पहले भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे। तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माताएं इस तरह की बात कहती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम करके के आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर मिला है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरे स्टेट का, और एक अच्छे राज्य का लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया। और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काम करने वाला मुख्यमंत्री, यानी फाइलें खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है। तो एक तो उस अनुभव, और जैसे मैंने एक छोटा सा काम किया, शायद मैं पहली बार मीडिया के सामने बात बताता हूँ। मैं जब थोड़ा लंबा समय जाएगा तो जी जी बिल्कुल। आपके दर्शक बाद में तंग आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो देखिए, आप ये बताइए तंग कब नहीं आ आएंगे। जाएंगे। मैं दो अनुभव सुनाना चाहता हूँ, इससे आपको पता चले कि काम कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। मैं अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर को 2001 को। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा था, मुझे कुछ ये सरकार वर्कार कुछ समझ ही नहीं थी। इट्स अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। अचानक मुख्यमंत्री बना तो भूकंप था वहाँ, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला। तो मैं सफर लेने के तुरंत बाद भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग तो 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियां भी मुझे कोई नज़र नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि भी मैं वापस आया, मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे हैं, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि भाई मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में है ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता है। मुझे पहली लड़ाई मेरी वही हुई। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए। 26 जनवरी जब 1 साल होगा, दुनिया भर का मीडिया कुछ कचबुझ में आएगा, उस दिन वो ये देखेगा, तब उसको तुम बॉल लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना है। मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करोगे, सारा प्रोग्राम प्रीपोन करो। तो अफसरों को लगा यार आदमी को कुछ समझ है। फिर मैंने कहा कोई शायद 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंपग्रस्त थे। तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा भूकंपग्रस्त इलाके में। मंडे को शाम को मैं मीटिंग लूँगा रिव्यू की, और जो ब्लॉक में आप जाएंगे आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, करके आओ। मैंने कहा अब ये गए, वापिस आए, मैंने मीटिंग ली। बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने कहा नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? एयर कंडीशन का करके बनाया था। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम हैं, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता है बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया। और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
मैंने दिल्ली में दुनिया के सभी एम्बेसी को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने मदद की थी गुजरात को। और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा हुआ था। और आप मीडिया देख लेना, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है उसमें, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही नियम, वही चल। फिर मैंने यहाँ आया तो क्या काम किया वो दूसरा बताता हूँ। मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं। कई लोग तो ऐसे जो 2-2, 4-4 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। तो उनके लिए तो ये सब चना ममरा होता है, ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की, मैंने कहा भाई ये काम करना है। आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी IAS का, घर में बड़ी IAS बन गया वगैरह, मगर पहली जहां नौकरी की थी, जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहां आपको भेजा गया होगा, मैंने कहा कि आप वहां वापस जाइए, उसी गांव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। और उस समय कहाँ रहते थे, दफ्तर कैसा था, उस समय गांव कैसा था, ये सारा अपने परिवार को दिखाइए, खर्चा सरकार करेगी। और आकर के मुझे बताइए कि आप वहां से यहां पहुंच गए, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वो कहां है। मुझे कोई क्लास नहीं लेना पड़ा, सबने आकर के कहा कि साहब हमारी आंखें खुल गई। हम 30 साल पहले जहां गए थे वहां तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी जिंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे तो दुनिया में पहुंच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने बनाई नीतियां, तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूं, मैं उनको मोटिवेट करता हूं। इसलिए सरकार वही, दफ्तर वही, फाइल वही, कानून वही, नियम वही, लेकिन अगर थोड़ा तरीका बदल दें तो स्थितियां बदली जा सकती है, और वो मैं बदल रहा हूं। मेरा पहला अनुभव दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को तब आया जब मैं प्रधानमंत्री जनधन स्कीम लेकर के आया, और मैंने तय किया कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोलने के लिए। इंदिरा जी के भाषण सुन लीजिए आप। और सारी बैंकों को उन्होंने रातों रात जब्त कर लिया था। मैंने यहाँ देखा कि 50% इस देश के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बैंक का दरवाजा ही देखा नहीं है। अब वो कौन है? SC, ST, OBC वही समाज है। मैंने कहा हर एक का मुझे बैंक अकाउंट खोलना है। तो सब बैंक वालों का साहब कुछ तो उन्होंने पूंजी डाली। मैंने कहा उनके पास एक पैसा नहीं है, बिना पूंजी डालना है। तो फिर बोले क्या स्टेशनरी का खर्चा होगा। मैंने कहा स्टेशनरी का खर्चा हम सरकारी बजट से देंगे, लेकिन मुझे खाते खोलने। लेकिन बोले साहब हम घोषणा कर देते हैं जो भी आएगा। मुझे आएगा नहीं, ढूंढना है, किसका खाता नहीं खुला उसके घर जाना है, ढूंढ के लाओ। खैर मैंने सब बताया। हमारे अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो यहीं से पले बड़े थे आप ही के बीच में, तो उनकी दुनिया तो अलग ही थी। तो उन्होंने कहा मोदी जी सब नीचे तक। मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, मैं हर हफ्ते पूछ मीटिंग लूँगा, और मैंने कहा आपको भी बैठना होगा। तो करीब 30-40 अफसरों को हर हफ्ते मैं बुलाता था, बताओ भाई आज कितने अकाउंट खुले, कौन सी बैंक का कितना पा। अरे बोले साहब प्राइम मिनिस्टर ये कैसे करता है। मैं कहा ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही है। और पहली बार भारत सरकार के अधिकारियों को पता चला कि काम करने वाली सरकार का मतलब ये होता है। और फिर मैंने बैंक के लोगों से बातें की। मैं एक एक ब्रांच को फोन करता था जी कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ काम क्यों ढीला है। कोई अच्छा करता तो उसको फोन करता, यार तुमने बड़ी मेहनत की, तुम्हारे इलाके के तो सारे बैंक अकाउंट खुल गए, कैसे किया। तो मैं करीब 3 महीने उसमें लगा रहा, और आज मुझे गर्व है कि मेरे देश के हर गरीब का बैंक में अकाउंट है जी। और उसके कारण ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है जी। अगर वो न होता, अच्छा जब मैं पहले खाते खुलवाता था तो लोगों को लगता था यार मोदी जी के दिमाग में किसी ने भर दिया है। उनको मालूम नहीं है कि मोदी की डिजाइन बहुत लंबी होती है। उस समय सिर्फ खाते खोलता था, मैं आज उसकी जिंदगी बदल रहा हूं उसके माध्यम से। और आज लाखों करोड़ रुपया बैंकों के उनके नाम पे जमा है जी, जो कभी बेचारे घर में अनाज के अंदर छुपा करके रखते थे पैसे, और कभी पति की आदत, ये दिल्ली जैसी सरकार हो, किसी को शराब पिलाने की आदत डाल दी हो तो वहां से वो पैसे भी मार लेता था।
तो मैंने कईयों की जिंदगी बचाई है जी। उन्होंने तो अच्छा किया था, एक के साथ एक बोतल फ्री। इसका कारण है कि उनको हर बोतल पे पैसा कमीशन मिलता है। भ्रष्टाचार उनका बोतल पे है और इसलिए वो फ्री देने में कमीशन उनका तो पक्का है। वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली। ऐसा है कि वो अफसर रहे हुए, इसको मालूम है कि सरकार किस प्रकार से करती है, तो उन चीज़ों की वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे। जो अनुभवी चोर रहता है ना, उसको बड़ी सुविधा रहती है कि जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे जाएगी, पर इतनी चीज़ों को चौक चौकन कर लीजिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सोच के रखता है जी। जैसे आप लोग हैं इतने सालों, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और ये चीज तो भाई हम भी अप्रिशिएट करेंगे मोदी साहब की कि हम अभी पाकिस्तान की हालत देखें कि मैंने भी कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद, अच्छे खाते पैसे होने के बावजूद भी बैंक में खाता नहीं खुला हुआ। तो ये खराबी है भाई साहब। आज देख लें कि आज के टाइम पे हालांकि हमारे पास सारी सहूलतें हैं, हम घर बैठे बिल पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो कई लोग कर भी रहे हैं, करते हैं भाई साहब। तो लेकिन आज भी देख लें बैंकों के, पाकिस्तान में बैंकों के ना बहुत रश लगा होता पास लाने लगी होती है और वो बड़ी-बड़ी बैंक वाले लाइनें- कहते हैं भाई साहब जाओ, हमने है। भाई दरवाजे के बाहर लाइनें लगी हुई थी। वही तो गर्मी में भी लाने लगी इस होती है। गर्मी में भाई साहब उन्होंने टाइमिंग बना के रखी भी इस टाइम पर बिल पे होना, वरना आप पैर खड़े रहे या आप उस टाइम पर आए। और बेचारी औरतें वो तो पैर खड़ी रहती भी हम एक मतलब भाई घर आप इतना हो गया, मैंने ना फिर वापस अपने आना नेशनल बैंक में मुश्किल। देखा है भाई, जितनी औरतें आई हैं बिल अदा करने के लिए, उनको बोला कि आप सब माए बहनें बेटियां अंदर आ जाए, जो जवान है वो बाहर खड़े थे, चाहे वो पहले भी आए। ये थोड़ा सा अच्छा लगा है। अच्छा, लेकिन सिस्टम चेंज होना चाहिए इंडिया की तरह। यहाँ पे भी भाई साहब ये है ना, जो गरीबों के लिए स्कीमें निकाली गई है ना, बेनजीर के टाइम पर भी, इमरान खान के टाइम पर भी, कि वो बैंक के जरिए ना उनके एटीएम कार्ड बनाए गए उनको बकायदा, पैसा बिल्कुल। और उनके ना वो अकाउंट में पैसे आ जाते थे। आज ये वो देख अच्छा, इंटरेस्ट कम हो गया लेकिन है। उसमें एक दिक्कत थी भाई, दिक्कत ये थी कि आज दिन उनके अकाउंट जो वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो जो करप्शन करने वाले होते हैं ना, कई रास्ते वो निकाल लोग देते हैं। अंदर से बीच से कटौती करा रहे वो जी क्या करना जी, उन्होंने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं। वो जी कहते हैं कि भाई अगर हम आपका अकाउंट ओपन करवा के दें तो जितने आपके खाते में पैसे के आते हैं हमारे आते तुम्हारे। हर महीने आपने वो देने। अक्सर ऐसे करते हैं। तो वो कई गरीब लोगों को वो वैसा बैला, जो अक्सर अनपढ़ वैसा लेडीज होती हैं, जो बूढ़ी लेडी पुरानी, हमारे पास तो वैसा शुरू से ही एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा लो रहा है गांव के खास कर लेडीज के लिए। तो भाई वो जो अनपढ़ होने की वजह से उनको पता होता नहीं था, वो जाना लोगों के चुंगल में फंस के वो आधे पैसे जो वो सिर्फ क्या करता है एटीएम से निकलवा के दे देने पैसे। हालांकि वो थोड़ा सा दूसरी ब्लॉक हो गया तो सिस्टम वो हो। बात करके आगे वो भी जो होते हैं बैंक वाले वो भी मिले होते हैं, बिल्कुल। वो भी भाई साहब इस तरह करके ना वो डिले करते रहते हैं ताकि वो लोग फंसे। ये पैसे उनको ही दें। कमीशन होती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज, और मोदी साहब की बात करें भाई साहब, इस चीज का ना मैं क्रेडिट बिल्कुल जाता है मोदी साहब को कि जो पैसे पहले शुरुआत में गरीबों के पास अगर कोई पैसे आते थे ना, वो डेरे में आ जाने, वो फिर नाम बुलाने, कईयों को मिलने, कईयों को नाम कईयों लोगों ने उसकी मतलब तरतीब करने के पीछे भाग दौड़ और की, एक- कईयों ने ना करी, कई- वो जो जिनके पास आते हैं वही खा पी जाते कई हैं। लोग भाई साहब ना वो थोड़ी सी, कुछ लोग होते हैं ना जो इज्जत रखते हैं या होते हैं शर्माते हैं वो सरकारी पैसे देने। अच्छा, वो- इस्लामाबाद उनको भी- वो भी एक किस्म की बेइज्जती फील करते थे। मैंने इस्लामाबाद के अंदर 2 दिन जब गया था ना काम के लिए, उधर मैंने देखा सारा काम मशीन के ऊपर ही, पैसे बहुत कम देखते हो मैंने दुकानों के वहाँ पे देखा। यकीन मानिए अब जो है इधर ज्यादातर अमाउंट पैसा नगद देती है। मैं इधर पैसा बहुत बस कम। बैंक के अंदर गया था, वो एक भाई आया था, उसके ना हर जो भी वो एटीएम करवाता था ना, उससे 1200-1300 रुपये हर एटीएम के बाद कटौती हो जाती थी। वो बैंक में बेचारा होता था, वो बोल रहा यार मैं आगे बैंक वाले बताइए तुमने कहीं से ना कुछ परचेज किया, वो उस बेचारे ने बोला मैंने कहीं पर भी परचेज नहीं की। उसने बोला तुम्हारी फैमिली ने इस्तेमाल किया होगा या तुम्हारी फैमिली में नंबर मोबाइल से कॉल किसी की आएगी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। उसने बोला किसी फैमिली भाई के नंबर भारत तो में कभी बड़ा नहीं है। है।
हर एटीएम मारने के बाद भाई साहब उसके 1200 कटते हैं हर उनका ट्रांजैक्शन के बाद। तो ये 2 नंबरी हालांकि चलो उस बेचारे ने कई बार एक सेल्स की होगी, गलती चलो होगी लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे बैंक तो वो वाले। कवर करते, उसको जब उसने शिकायत की तब तो कवर कर देते। बोल रहे थे भाई साहब इसको बताओ करवा दो, रोज का काम है। नहीं उन्होंने बोल कई लोगों को तो भाई साहब नहीं जो उसकी बताते। कटौती हो चलो, रही थी शुक्र है। उसको तो बाद में पता चला यार मेरे पैसे कम हो रहे हैं 1200 भाई साहब अगर डेली हर के अंदर हाँ transaction, जी ट्रांजैक्शन पे 1200 के 1200 भी हो तो कम तो नहीं है भाई साहब। बहुत ज्यादा बाकी है। में इंडिया की बात करें तो साफ जाहिर है भाई साहब के आए दिन सरकार कोई ना कोई स्कीमें निकालती हैं उनको कर्जा देने के लिए भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई कि बैंक में होती है ना स्कीम होती है कि भाई वो पैसे कुछ ना कुछ रखने पड़ते हैं कि लोग के आपके पास अकाउंट पैसे खुलवाने के लिए। अकाउंट खुलाने के लिए भी पैसे लगते हैं। बिल्कुल लगते तो हैं। वो क्या आप वो पूछते हैं कि भाई साहब आपकी इनकम कितनी है, सारा कुछ वो डेटा लेते हैं, उसके बाद वो अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक वालों को जो थोड़े से पैसे दे के भी वो अकाउंट खुलवा सकती हैं, 0 पैसे से, मोदी साहब बोल रहे हैं 0 पैसे से अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि भाई आम बंदे की पहुंच में हो गया बैंक में अकाउंट खुलवाना। बिल्कुल। अब वो भाई साहब जब भी कोई सरकार कोई उनकी हेल्प करने के लिए पैसा भेजती है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में चला जाता उनको है। इतना मुश्किल वो नहीं होता। पहले रास्ते में आने जो में कितनी थर्ड corruption पर्सन को होती है। पैसे जाते थे ना वो बच वो गए। कितनी सैलरियां देनी पड़ती थी, अब वो जाया हो गए, उनके खत्म हो गई बीच अब आम का आना जाना मिडलमैन वो खत्म हो गए जो करप्शन करते थे बीच में। अच्छी सोच है यार। तो ये भाई साहब बहुत ही बढ़िया स्कीम है, हर बंदे की ना पहुंच में होगा। और जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती ना, यूपीआई हो गया, करप्शन जो है ना भाई जब ज्यादा कैश में होती है ना पेमेंटें, करप्शन उस वक्त ज्यादा थी, ब्लैक मनी उस वक्त सरकार को कुछ नहीं ना मिलता भाई साहब। सरकार भाई के सरकार की दो नजर नंबर में कुछ पैसा नहीं है, आता। नकली अकाउंट जेल खुलवाने का पैसे तो ये बहुत मतलब ज्यादा हुआ थे। कि हर एक बंदे का जो डाटा है वो सरकार के पास आ है। जाता है। ये होता है एक दिन में इस बंदे ने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन और कहाँ कहाँ की है, कितने की है? बिल्कुल ऐसे ही है। सारा डाटा तो सामने भाई साहब आता है। डिजिटल इंडिया बनाने में भाई साहब मोदी साहब का बहुत बड़ा हाथ है और उस चीज का क्रेडिट जाता है इनको। और ये अच्छे स्टेप है। और भाई उनकी पर 3 सरकारें महीने जब तक कान नहीं खींचती किसी भी काम, जब जिन अफसर को इकट्ठा किया उन्होंने उनके अबाई गांव भेजा कि जब तुमने ज्वाइनिंग की थी तब उसकी हालत कैसी थी और आज जाके देखो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इतने ऊपर आ गए और अब वो आज के आज वही है। तो उन्हें एहसास तो हुआ ना इस चीज का, और उसके कसूरवार वही थे कि उन्होंने नियम ही ऐसे बना रखे हैं, वो जिस तरह लाहौर वो में नियम ही उन्होंने ऐसे बना रखे हैं सावधान भाई ये कानून जरूरत के हिसाब से। किसी अफसर के पास जाओ ना तो कोई अगर कोई चीज सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो उसके साइन ही इतने करवाने पड़ते हैं। एक तो वो बंदे को वैसे ही बंदे को डराए रखते हैं, आगे जाके मुलाकात का वक्त ही नहीं देते भाई। ऐसे ही है। मुलाकात जब का पैसे वक्त ही दोगे नहीं तो देते। भाई साहब वो सारे साइन वो सारी वरना फाइल जो है सरकारी टेबलों पे रुल जाती है भाई साहब। जब पैसे खास तौर पे जो पाकिस्तान में चीज देखने को मिलती ना, खास तौर पे जो पेंशन वाली हजरात है, अब पता नहीं इंडिया में कैसे लोगों के साथ होता है उधर। यहाँ पे लोग भाई साहब जलील हो जाते हैं। आज का तो पता नहीं, लेकिन उनकी फिल्मों में तो अक्सर ऐसे दिखाया जाता है पेंशन देने में लेट करते करते हैं, वो इतनी दफा साइन करवाने पड़ते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, दफ्तरों में पैसे खिलाने पड़ते हैं। तकरीबन अपनी जेन्युइन पेंशन लेने के लिए भी भाई साहब पैसे देने पड़ते हैं। 3-4 माह लगते हैं पैसे देकर। अगर खुद अप्लाई करते रहे ना, खुद ही अगर साइन वगैरह करवाते रहो तो 6 महीने लग जाए। मौसम ने ये चीजें झेली हैं भाई साहब। इनके ना वाले साहब जो है ना वो टीचर थे, तो उनकी उनकी पेंशन का मसला चलता रहा। ये भाई साहब धक्के लिए इसने, कई पैसे खिलाए भी हैं, हालांकि जेन्युइन काम का जेन्युइन काम है फिर भी पैसे खिलाने पड़ते हैं। यहाँ पे ये दिक्कत की बात है। तो ठीक है भाई, बहुत सारे काम जो है ना वो जो कई 17 दफ्तर में जाना पड़ता था, मोदी साहब के टाइम पे हुआ है कि अब जो है ना कोई कारोबार स्टार्ट करना है ना तो पहले कई तरफ जाना पड़ता था। अब जो है वो एक दफ्तर में जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, चलो जी बात खत्म। मतलब एक ही महीने के अंदर वो सारी जो सारी चीजें- रिक्वायरमेंट थी वो तो तकरीबन कारोबार हमारे शुरू कंट्री करने में भी के हुआ है। वो जो सहूलत घर बनाए गए हैं, अभी वो पहले तो खिदमत मरकज। चलो अच्छे हो गए, कुछ सरकारें पॉलिसियां लेकर आती हैं जिससे आवाम को फायदा होता है जी। तो ये भाई साहब जो डिजिटल इंडिया बनाने के लिए तो जो 3 महीने की मेहनत थी, ये भाई साहब मास्टर स्ट्रोक था। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।